नाज़रीन, प्रोग्राम हेलो करियर में आपका बहुत इस्तकबाल करते हैं। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान हिना ज़ुबैर। नाज़रीन, हमारा ये ख़ास प्रोग्राम उन तमाम तालिब इल्मों के लिए, तमाम स्टूडेंट्स के लिए, उनके वालिदैन और सरपरस्तों के लिए है जो कि अपने करियर को लेकर कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ रहनुमाई चाहते हैं। आपने किसी कोर्स में एडमिशन ले लिया है लेकिन आप उस कोर्स को चेंज करना चाहते हैं। आप अगर किसी कोर्स में ऑलरेडी हैं, अपनी स्किल्स को बढ़ाना चाहते हैं, या आप किसी अलग प्रोफेशन में हैं लेकिन कुछ और आप आगे करना चाहते हैं, अपनी फर्दर स्टडीज करना चाहते हैं, अपनी नॉलेज को बढ़ाना चाहते हैं। खास तौर पर 10th के बाद आप किस तरह से अपने सब्जेक्ट का सिलेक्शन करें, किस तरह से अपने सब्जेक्ट का चुनाव करें, 12th के बाद किस कोर्स में आप एडमिशन लें, ये तमाम चीज़ें अगर आपके दिमाग में कहीं हैं तो हमारा ये प्लेटफॉर्म ख़ास आपके लिए है। आप हमें कॉल कर सकते हैं क्योंकि हमारे साथ यहाँ मौजूद रहते हैं एक बेहतरीन करियर एक्सपर्ट, करियर गाइड, करियर काउंसलर जो कि आपके सवालों के जवाब देते हैं। तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर स्क्रॉल हो रहे हैं। बस जब आप हमें कॉल करें अपने टीवी की आवाज़ बंद कर दें। और नाज़रीन, हमारे इस प्रोग्राम के साथ आज आखिर तक जुड़े रहिएगा क्योंकि हमारे इस प्रोग्राम में आपके लिए है एक बहुत ही अहम जानकारी, एक बहुत अहम मालूमात। तो जुड़े रहिए हमारे इस प्रोग्राम के साथ। चलिए अब हम सबसे पहले आपका तारुफ करवाते हैं अपने खास मेहमान से। हमारे साथ मौजूद हैं मशहूर करियर एक्सपर्ट, करियर काउंसलर प्रोफेसर डॉक्टर रेहान खान सूरी साहब, प्रो वाइस चांसलर दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी DSEU से। रेहान खान सूरी साहब, एक बार फिर से अपने प्रोग्राम में हम आपका तहे दिल से इस्तकबाल करेंगे। शुक्रिया। तो नाज़रीन, जैसा कि हमने आपको कहा कि आप हमें कॉल कर सकते हैं, कुछ भी आपको पूछना है प्रोफेसर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप पूछ सकते हैं। आज हम बात करेंगे फ्यूचर स्किल के बारे में क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। हम जो भी तालीम हासिल कर रहे हैं उसमें हम किस तरह से इजाफा कर सकते हैं, हम कौन से वो कोर्सेज अपनाएं, या फिर हमको कितना अपना जो 24 घंटे का शेड्यूल है उसमें क्या हम तब्दीली करें, किस तरह से उसको एक सिस्टमेटिक शेड्यूल बनाएं कि हम अपना जो कोर्स है वो भी हमारा चलता रहे, साथ ही साथ कुछ एडिशनल क्वालिफिकेशन भी हमें हासिल हो जाए। इसी के बारे में आज हम बात करेंगे। और हमारे साथ चूंकि रेहान खान सूरी साहब मौजूद हैं तो उनसे बेहतर हमें कोई गाइड नहीं कर सकता है। सर, हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि अपने करियर पर काम करना कितना ज़रूरी है, बहुत ही शुरुआत से अपने फ्यूचर स्किल पर काम करना कितना अहम है। बहुत अच्छी बात आपने कही हिना, और मुझे लगता है कि इस तरह से अगर हम ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाएंगे तो शायद बहुत लोगों की मुश्किलें आसान हो जाएंगी। और ख़ास तौर से इस ताल्लुक़ से कि जो बच्चे अपनी जॉब्स के लिए परेशान रहते हैं, जो बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, बहुत उनके लिए एक परेशानी का बाइस बना रहता है उनकी पढ़ाई, उनका करियर, उनकी जॉब, सारी चीज़ें। मुझे लगता है इस तरह से अगर इस सवाल का जवाब उनके पास होगा तो शायद बहुत आसान होगा। जैसा कि आपने कहा फ्यूचर स्किल्स की अगर हम बात करें तो फ्यूचर स्किल बहुत अहम होती है उन लोगों के लिए जो नवीं 10वीं में हैं, जो बच्चे कॉलेज में भी एंटर हुए हैं, उनको ज़रूर फोकस करना पड़ेगा। अगर आप वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2021 की रिपोर्ट देखें तो उसमें ये कहा गया कि स्किल इनस्टेबिलिटी है। आज अगर आप कोई स्किल सीख रहे हैं तो ज़रूरी नहीं आज से 5 साल बाद वो स्किल एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी। इसी तरह से अगर आप देखेंगे तो जो आज से 10 साल पहले बहुत सारे ऐसे शोबे थे, बहुत सारी ऐसी स्किल थी जो जब एग्जिस्ट करती थी, उसका बड़ा बूम था, उसका बड़ा एक दौर था, उसमें बहुत नंबर ऑफ जॉब्स थी। लेकिन अगर आज आप देखेंगे तो शायद उसमें एक भी जॉब नहीं है। तो इस तरह से जॉब्स ऑब्सलीट हो रही हैं। हर 3 साल पे, हर 5 साल पे 20 से 25% ऐसी जॉब कैटेगरी हैं जो खत्म हो जाती हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है ये समझना कि आप जिस तरह की स्किल सेट में जाना चाहते हैं, जिस तरह के करियर अपना बनाना चाहते हैं, आपको फ्यूचर स्किल्स पर फोकस करना होगा। और जो सबसे अहम बात है वो मैं ये कहना चाहता हूँ यहाँ आपके इस फोरम से जी, कि आपको ये क्लैरिटी होनी चाहिए, ये बहुत अहम है हर बच्चे के लिए कि मुझे आगे चल के क्या करना है। बहुत जरूरी एक बात। दूसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मैं किस चीज को करने में मुझे मजा आता है। देखिए, खेलने कूदने में सबको मजा आता है, बिल्कुल। इसका ये मतलब नहीं है कि आप उसे प्रोफेशन बना लें, लेकिन अगर वाकई में आपके पास वो टैलेंट है तो उसके लिए जरूरी होता है कि आपके टीचर्स आपको गाइड करें। आप टीचर से अच्छा कोई गाइड नहीं होता, बेशक। मुझे लगता है टीचर से अच्छा कोई काउंसलर नहीं होता, बेशक। तो टीचर आपके पास बेस्ट सोर्स है
आप अपने दोस्त की बात सुने ना सुने, आप किसी अपने पेरेंट्स की बात सुने ना सुने कैरियर के मामले में, लेकिन टीचर की बात को कभी भी नेग्लेक्ट ना करें, कभी नजरअंदाज ना करें। टीचर्स एक ऐसा कहते हैं सोर्स है, ऐसा रिसोर्स कह सकते हैं, ऐसा आपका गाइड है, मेंटर है, जो आपको क्योंकि आपको सबसे ज्यादा अगर कोई समझता है करियर पॉइंट ऑफ व्यू से, वो आपका टीचर समझता है। बिल्कुल। तो मैं ये कहूंगा कि टीचर से जरूर आप रब्त रखें और अंडरस्टैंड करें उनकी बात को, और ये डिसाइड करें जी कि आप अपनी लाइफ में क्या करना चाहते हैं और कौन सी आपकी स्ट्रेंथ है जिसको आप इस्तेमाल करके वो चीज हासिल करेंगे। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने यहाँ पर बताई है कि हमें पहले अपनी स्ट्रेंथ को पता करना है, और चूँकि आजकल का ज़माना इतनी टेक्नोलॉजी का ज़माना है कि ये तमाम चीज़ें जो हैं हम खुद भी महसूस कर सकते हैं कि हम किस फील्ड में आगे अच्छा कर सकते हैं। सर, आपसे हम जानना चाहेंगे कि री स्किल या फिर अप स्किल, इसके क्या मायने हैं और ये कितनी अहमियत की हामिल है? बहुत ही अच्छा आपका सवाल है। अगर हम देखिए, अभी जो एक कह सकते हैं एक अहम जरूरत है, वो है लाइफ लॉन्ग लर्निंग की। इसलिए आजकल जो ज्यादातर इंस्टीट्यूशंस हैं वो इस पर फोकस कर रहे हैं कि कैसे हम बच्चों को ये सिखाएं कि लाइफ लॉन्ग लर्निंग एक बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ क्लासरूम में जो आप लर्न कर रहे हैं या कोर्स के दौरान आप लर्न कर रहे हैं, वो आपके लिए सफिशिएंट नहीं है जी। उससे आपका काम नहीं चलेगा। इसलिए आपको अपने आप को बार बार अप स्किल करना पड़ेगा। अप स्किल का मतलब होता है अपग्रेडेशन। आप जो जानते हैं उसमें और इजाफा करिए, उसकी जो एडवांस चीज आई है उसे पढ़िए, ये होता है अप स्किल। मैं अगर एक चीज जानता हूं, उसकी अगर एडवांस कोई चीज है तो उसको मैं फिर पढ़ूं। मतलब हर दिन आपको अपने आप को अपग्रेड करना है। हर दिन से मुराद ये है कि एवरी डे यू हैव टू लर्न न्यू थिंग्स इन योर टेक। जैसे अगर आप टेक्नोलॉजी में काम कर रहे हैं, मिसाल के तौर पे आप एक मोटर मैकेनिक है, तो मोटर मैकेनिक को अगर एक ही टेक्नोलॉजी को वो काम करता रहेगा तो क्या होगा, कुछ दिन बाद वो टेक्नोलॉजी खत्म हो जाएगी और मार्केट में नई एक टेक्नोलॉजी आ जाएगी। अगर उसने अपने आप को अप स्किल नहीं किया तो वो पता चलेगा उसकी रेलेवेंस खत्म हो जाएगा, उसकी जॉब का रेलेवेंस खत्म हो जाएगा। इसी तरह से रीस्किल उसे कहते हैं कि मैं एक मिसाल के तौर पे मैं एक डीजल मैकेनिक हूं, और अब डीजल की बसें आना बंद हो गई, डीजल की गाड़ियां आना बंद हो गई, डीजल की बहुत कम गाड़ियां रह गई। अब इलेक्ट्रिक व्हीकल आ गया, अब सीएनजी व्हीकल आ गया। अगर मैंने अपना आपको उस काम को छोड़ के नई चीज पे ट्रांसफर नहीं किया, यानी कि रीस्किल अपने आप को नहीं किया, वो स्किल सेट जो मैंने सीखा था, जिसमें मैं काम कर रहा था, उसको मैंने छोड़ के कोई नया स्किल सेट उससे रिलेवेंट, उससे रिलेटेड नहीं किया, तो पता चलेगा वो उसे री स्किल कहते हैं। तो मतलब आप एक तरह से अपने आप को अप स्किल करते रहें। री स्किल करने की जरूरत आती है 5 साल बाद, 6 साल बाद, 10 साल बाद, लेकिन अप स्किलिंग के लिए आपको हर हफ्ते, हर महीने, हर 6 महीने पे आपको अपने आप को अपग्रेड करना है। दैट इज कॉल्ड अप स्किल। जी, और बहुत ही अहम जानकारी आपने दी है, और ये आज के हमारे स्टूडेंट्स को पता ज़रूर होना चाहिए कि उन्हें किस तरह से अपने करियर को लेके आगे बढ़ना है। सर, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जो कि अब कुछ ही दिनों बाद इम्तिहानात भी होने हैं बच्चों के, उनको अपने इम्तिहान पर भी फोकस करना है, लेकिन उसके साथ साथ उनके सामने सब्जेक्ट सिलेक्शन का भी एक बड़ा मसला रहता है, और किस तरह से इन दोनों चीज़ में वो बैलेंस रखें। और यहाँ पर ये भी ज़रूरी है कि उनके जो वालिदैन हैं या उनके सरपरस्त हैं, वो किस तरह से किसी भी करियर एक्सपर्ट या करियर काउंसलर से गाइडेंस हासिल करें, क्योंकि बच्चे तो जाहिर सी बात है अपनी पढ़ाई में मसरूफ होंगे। किस तरह से इन दोनों चीज़ों को बैलेंस करेंगे? देखिए, करियर काउंसलर की जहां तक बात है, थोड़ा सा एक परेशानी होती है कि जो छोटे जगह होती हैं वहां पर बहुत ज्यादा प्रोफेशनल करियर काउंसलिंग नहीं होती जी। वहां पर मैंने यही सजेस्ट किया कि टीचर आपके बेस्ट काउंसलर्स होते हैं, आप उनसे बात करें जी। और जहां पर काउंसलर्स मौजूद हैं वहां उनके पेरेंट्स को जरूर काउंसलर से मुलाकात करनी चाहिए और बात करनी चाहिए। उनके बारे, अपने बच्चे की स्ट्रेंथ के बारे में समझना चाहिए, उसका एरिया ऑफ इंटरेस्ट समझना चाहिए, और उसके जो प्रोस्पेक्टिव करियर चॉइसेस हैं उनको जरूर देखना चाहिए। ये 3-4 चीज़ों की बहुत ज़रूरत है। और जहां आपने बात कही कि जो सब्जेक्ट सिलेक्शन की बात है, देखिए मुझे लगता है 9वीं क्लास में ये बात समझ लेनी चाहिए बच्चों को, 8वीं क्लास में समझ लेनी चाहिए कि हमें 11वीं क्लास में किस तरह का हमें सब्जेक्ट को लेना है। तो ये अगर क्लैरिटी, किस तरह के करियर में हमें जाना है, ये अगर क्लैरिटी आपके पास 9वीं क्लास में हो जाती है तो बहुत अच्छा है। 8वीं क्लास में हो जाती है तो और अच्छा है। मैं कहता हूँ कि
छठी क्लास के बाद बच्चे की ये समझ बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि वो किस तरफ जाएगा। अगर ये चीज़ वो अगर डिसाइड कर लेता है बच्चा, तो उसको बहुत आसानी होती है पढ़ाई में और बहुत आसानी होती है सब्जेक्ट को सेलेक्ट करने में। अगर मुझे पता है मुझे जर्नलिज्म में जाना है जी। तो मैं जर्नलिज्म के हिसाब से सब्जेक्ट्स लूंगा। अगर मैंने ये सोच लिया कि मुझे सिविल सर्विसेज करना है तो मैं सिविल सर्विसेज के हिसाब से अपने 11वीं क्लास और 12वीं क्लास के सब्जेक्ट्स को लूंगा। अगर मैंने ये सोच लिया कि मुझे इंजीनियरिंग में जाना है और इंजीनियरिंग में भी साइबर सिक्योरिटी में जाना है, तो मेरे पास और ज़्यादा क्लैरिटी हो जाती है कि मैं अभी से किस तरह का लेके चलूँ अपना सब्जेक्ट्स जो है। अगर मुझे कंप्यूटर इंजीनियरिंग करना है और मुझे तो मैं कंप्यूटर साइंसेस के सब्जेक्ट्स ले सकता हूँ 11वीं क्लास में। मुझे इकोनॉमिक्स में जाना है तो मैं इकोनॉमिक्स ले सकता हूँ। मुझे साइकोलॉजी में जाना है तो मैं साइकोलॉजी ले सकता हूँ। तो मेरे पास अगर वो क्लैरिटी है, जैसे मिसाल के तौर पर हम बात करें, आजकल क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की बहुत डिमांड है, बहुत ज़्यादा उनकी ज़रूरत है। तो ये इस तरह के करियर हैं जहाँ पर आप अगर अभी बच्चा सोच लेता है तो वो 11th-12th में भी वो सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकता है और उसके बाद उसको आसानी होती है। जब वो ग्रेजुएशन में अगर बीए साइकोलॉजी करना चाहता है तो उसको एज मिलता है। इसी तरह से इकोनॉमिक्स में जाना चाहता है और इकोनॉमिक्स वो अगर 11th-12th में पढ़ता है तो उसको एक फ़ायदा होता है उसमें जाने का। अगर आप इंग्लिश में जाना चाहते हैं तो जाहिर है, अगर आप कोई लैंग्वेजेस में जाना चाहते हैं तो एक फॉरेन लैंग्वेज भी आप पढ़ सकते हैं, ले सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आपका जो सब्जेक्ट सिलेक्शन की बात है वो करियर से बहुत रिलेट करता है। लेकिन दूसरी बात यह है कि आपको ये भी समझना होगा, अगर आपको मैथ्स अच्छा नहीं लगता तो मैथ्स को आप ड्रॉप कर दीजिए 10th के बाद। अगर आपको बायोलॉजी अच्छी नहीं लगती तो आप बायोलॉजी को ड्रॉप कर दीजिए। अगर आपको फिजिक्स केमिस्ट्री अच्छी नहीं लगती तो आप साइंस को ड्रॉप कर दीजिए। तो असल ये है कि आपको ये समझना पड़ेगा, आपको ये कि मुझे क्या बनना है लाइफ में। अगर आप बहुत क्रिएटिव है तो इट्स बेटर टू टेक, आप अच्छा है कि 11वीं और 12वीं में फाइन आर्ट्स एज ए सब्जेक्ट पढ़ें, फाइन आर्ट्स एज ए सब्जेक्ट पढ़ें। इसी तरह से बहुत सारी आजकल आपके पास ऑप्शंस होते हैं। आप अगर लॉ में जाना चाहते हैं तो आप लॉ एज ए सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं। आप बिजनेस स्टडीज पढ़ना चाहते हैं तो बिजनेस एज ए सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं। बेहतर यही होगा कि आप स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स अगर ले लेते हैं 12वीं में तो आपको आगे चल के काफ़ी फ़ायदा होता है। उसके अलावा मैं ये भी कहता हूँ कि अगर किसी बच्चे को ये तय करना है कि मुझे 10वीं के बाद किसी स्किल डेवलपमेंट कोर्स में जाना है, किसी इंजीनियरिंग कोर्स में जाना है, तो आप 10वीं के बाद 2 तरह का स्किल सेट हो सकता है या 3 तरह का स्किल सेट हो सकता है। लाइक आप ITI ज्वाइन कर सकते हैं कोई, जिसमें आप सीधे आपको जो कहते हैं ना हार्ड स्किल्स आप सीखने को मिलती हैं। ITIs में आपको सॉफ्ट, बहुत सारे आपको नॉन इंजीनियरिंग कोर्सेज में भी ITI होता है, वो भी आप कर सकते हैं। तो आप 10वीं के बाद भी 2 साल का कोर्स करके इमीडिएट जॉब में जा सकते हैं। उसके बाद फर्दर आप अपनी एजुकेशन कंटिन्यू कर सकते हैं। आप 10वीं के बाद डिप्लोमा ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी यूनिवर्सिटी दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी दिल्ली में एक प्रोग्राम ऑफर करती है जिसको इंटीग्रेटेड इंजीनियरिंग प्रोग्राम कहते हैं। आप 10वीं के बाद डिप्लोमा ज्वाइन कर सकते हैं। 3 साल बाद आपको डिप्लोमा मिलेगा और अगर आप 3 साल और कंटिन्यू करेंगे तो आपको BTech डिग्री मिल सकती है। तो इस तरह के प्रोग्राम्स भी होते हैं जहाँ पे आप 10वीं के बाद बच्चा अगर चाहे तो किसी वजह से फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स हैं या कोई और वजह है और वो जल्दी अपना करियर शुरू करना चाहता है तो ITI या डिप्लोमा एक अच्छा ऑप्शन होता है। और आप अगर उसे कंटिन्यू करके आप अपनी डिग्री में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आप 12th करे हुए हैं तो आपको फिर BTech प्रोग्राम में जाना चाहिए, या बहुत सारे ऐसे स्किल बेस्ड प्रोग्राम्स हैं। हमारी यूनिवर्सिटी भी जैसे BSc डाटा एनालिटिक्स का कोर्स ऑफर करती है, BSc MLT का कोर्स ऑफर करती है, BA इन डिजिटल मीडिया एंड डिज़ाइन का कोर्स ऑफर करती है, BA इन फैसिलिटीज़ एंड हाइजीन मैनेजमेंट का कोर्स ऑफर करती है। तो इस तरह के कोर्स हैं जो आप BBA कर सकते हैं, आप BCA कर सकते हैं, आप BA भी स्पेसिफिक कोर्सेज कर सकते हैं। जो लोग बहुत क्रिएटिव हैं, वो चाहे बॉयज़ हों गर्ल्स हों, जिनको ब्यूटी या एस्थेटिक्स में ग्रेजुएशन करना है, वी आर द ओनली यूनिवर्सिटी व्हिच इज ऑफरिंग BA इन ब्यूटी एंड एस्थेटिक्स। जी बिल्कुल। तो ये तो आपने बहुत ही अच्छी कारामद बात बताई है। कोर्सेज के सिलेक्शन के ताल्लुक से आपने हमारे नाज़रीन को ये तमाम जानकारी दी है। प्रोफेसर साहब, यहाँ पर हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जैसे हम कोर्स का सिलेक्शन करते हैं, कुछ ख़ास पॉइंट्स को हम ध्यान में रखते हैं, उसी तरह से किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी के सिलेक्शन में भी हमें बहुत ख़ास बातों का ध्यान रखना चाहिए। क्या वो अहम चंद पॉइंट्स हो सकते हैं? देखिए, कोर्स सिलेक्शन एक बहुत अहम चीज़ होती है। आपने जब 11वीं 12वीं का अपना सिलेक्शन कर लिया सब्जेक्ट का, उसके बाद जो इशू आता है वो उन बच्चों के लिए आता है जो 12वीं क्लास पास करके जा रहे होते हैं। उनके सामने ये 2-3 चीज़ें जो बहुत बड़ा एक कंस्ट्रेंट होती हैं, वो होती हैं कि हमें कहाँ एडमिशन मिलेगा, कहाँ एडमिशन नहीं मिलेगा।
अच्छा, करियर चॉइसेस आपके सामने 2-3 हमेशा होती हैं, तो 1 2 3 4 5 आप अपनी प्रेफरेंस बना लीजिए। आप यूनिवर्सिटी की भी प्रेफरेंस बना लीजिए। देखिए, इसमें लिस्टिंग करनी चाहिए बच्चों को। मैं थोड़ा सा यहाँ 2 मिनट आपके लूंगा, बिल्कुल उसमें बिल्कुल सर, एक्सप्लेन करूं कि बच्चे कैसे अपना एक मैट्रिक्स बना सकते हैं। बिल्कुल। आप एक विश लिस्ट बनाइए अपनी, जो आपकी विश है कि मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के टॉप कॉलेज में पढूं, वहां पर मैं कौन सा कोर्स ले सकता हूं, या मैं हिंदुस्तान का जो टॉप कॉलेज है वहां जाके अपना ग्रेजुएशन करूं, या जिस सिटी में आप रहते हैं उस सिटी का कोई टॉप कॉलेज है। जो आपका विश एक लिस्ट होनी चाहिए, 1 2 3 4 5 आपकी विश लिस्ट के कॉलेजेस होने चाहिए। वो जरूर बनाइए अपनी लिस्ट, वहां अप्लाई करिए और उन कोर्सेज को करिए जो आपका चॉइस है। उसके बाद 20 कॉलेजेस की लिस्ट और बनाइए, मैं कहता हूँ, या 10 कॉलेजेस की लिस्ट जरूर बनाइए, या 10 प्रोग्राम्स की लिस्ट बनाइए जो आपको लगता है कि यहाँ पर मेरा एडमिशन हो सकता है। देखिए, ये बड़ा एक रियलिस्टिक चीज है, क्योंकि बहुत सारी जगह पे आपको कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस एग्जाम देना होता है, बहुत सारी जगह पे मेरिट बेस्ड एडमिशंस होते हैं, तो ये आपके कंट्रोल में नहीं है कि वेदर आपको एडमिशन वहां मिलेगा या नहीं मिलेगा। आपको कोशिश पूरी करनी है और अल्लाह की ज़ात से आपको उम्मीद भी रखनी है कि आपको बिल्कुल आप जहाँ चाहते हैं वहाँ एडमिशन मिले, लेकिन फिर भी आपको 4-5 आपको चॉइसेस जरूर रखनी चाहिए। वो देखिए, उनमें वेरिएंस नहीं होना चाहिए, उसमें ना वो रेलेवेंट चॉइसेस होनी चाहिए जो आपके एरिया के, क्योंकि हर इंसान के पास 2 या 3 करियर के एरिया ऑफ इंटरेस्ट रहते हैं। तो जनरली आप 3 से 5 ऐसे कोर्स हैं जिनको आराम से आप डिफाइन कर सकते हैं कि ये मेरा इंटरेस्ट हो सकता है इन कोर्सेज में, क्योंकि वो जनरली एक दूसरे से मिलते जुलते कोर्स होते हैं। बहुत बार फिर हमें ऐसा होता है कि हमारे पास फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट भी होता है। जी जी। तो मुझे ये लगता है, मेरा ये मानना है कि आपको फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स की वजह से कभी भी कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी इस पर भी हम बातचीत आपसे जारी रखेंगे सर, और क्योंकि एक हमारे कॉलर है वो आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। स्टेट गवर्नमेंट। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपने कही, और इसको हम आगे जरूर अभी कंटिन्यू रखेंगे। हम अपने कॉलर से जरूर बात करना चाहेंगे कि वो जो है क्या आपसे पूछना चाहते हैं। चलिए हम अपने कॉलर से बात करते हैं। हेलो, कोशिश ये करें। हेलो, हेलो, तो हम अपने कॉलर से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमारे नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर स्क्रॉल हो रहे हैं। आप हमें जब कॉल करें तो बराए मेहरबानी अपने टीवी की आवाज़ ज़रूर बंद कर दें। हम अपने करियर एक्सपर्ट से बात कर रहे थे, और जिस तरह से सूरी साहब ने बताया कि फाइनेंशियल अगर कुछ आपको प्रॉब्लम है तो उसकी वजह से आप कहीं हेजिटेशन का शिकार ना हो। सर, इसी बात को आगे बढ़ाएंगे। जी, मैं ये कह रहा था कि फाइनेंस की वजह से मैं बच्चों से बिल्कुल कहते हैं ना, दरखास्त करता हूं, हाथ जोड़ के उन्हें राय देता हूं ये कि कभी भी फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट को अपना कंस्ट्रेंट ना मानिए। आप में अगर टैलेंट है और आप ऐसी जगह एडमिशन आपको हो गया जहां पर फीस भी ज्यादा है, मिसाल के तौर पर IIT में आपका एडमिशन हो जाता है, कहीं IIM में आपका एडमिशन हो जाता है, बहुत सारे रास्ते हैं उसके, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। और आजकल एक और बात मैं जरूर कहना चाहूंगा इसमें कि एक तो फाइनेंशियल आपको सपोर्ट मिल जाएगी, आपका टारगेट सिर्फ कोर्स में एडमिशन लेने का होना चाहिए। एक बार एडमिशन लेटर आपके हाथ में आ जाता है तो आपको फाइनेंशियल कहीं ना कहीं से सपोर्ट मिल जाएगी, और बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो आपको सपोर्ट करने को तैयार है। दूसरी जो सबसे अहम बात है, देखिए, कैटेगरी एक अपने आप में बहुत बड़ा आपके पास टूल होता है। अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और उस कैटेगरी का रिजर्वेशन है, और स्पेशली EWS कैटेगरी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप EWS कैटेगरी में आप किसी वजह से फाइनेंशियली वीक हैं तो आपको EWS सर्टिफिकेट बनवाना है। EWS सर्टिफिकेट जरूर बनवा लें, आज ही बनवा लें, आप इंतजार ना करें कि जब आपका एडमिशन होगा जब आप बनवाने जाएंगे। EWS कैटेगरी का 10% का रिजर्वेशन सारी जगह है। आपको कोर्सेज में भी एडमिशन मिलता है, आपको जॉब में भी कोर्सेज में भी रिजर्वेशन मिलता है, आपको जॉब में भी रिजर्वेशन मिलता है। इसलिए आप अपने EWS की जो आपकी कैटेगरी है, इसके अलावा आपकी अगर OBC कैटेगरी है, अगर आपकी कोई भी और SC ST कैटेगरी है, कोई भी किसी कैटेगरी में आप अगर फॉल करते हैं तो उसका सर्टिफिकेट उसी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जो रिक्वायरमेंट एलिजिबिलिटी की जिस कॉलेज में आप अप्लाई कर रहे हो उसके जरूर हिसाब से पहले से बनवा के रखें, क्योंकि बहुत सारी जगह पे ये देखा गया है कि सर्टिफिकेट बनने में 2 से 3 महीने लग जाते हैं। और एक बात और ख्याल रखें, बहुत बार सर्टिफिकेट जो है आपको आपके पेरेंट्स के नाम से होता है, आप अपने नाम से सर्टिफिकेट बनवाएं। बहुत सारे कॉलेजेस की रिक्वायरमेंट होती है कि सर्टिफिकेट आपके नाम का होना चाहिए।
और इस तरह का इसलिए बहुत अहम होता है। आप अपने नाम से सर्टिफिकेट बनवा के रखें, वो आपके लिए बड़ा मैटर करता है। और फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट मुझे नहीं लगता, मैंने बहुत सारी ऐसी स्कीम्स हैं, अगर आप हमारी यूनिवर्सिटी की बात करेंगे तो हमारे पास तकरीबन एक लार्ज बिल्कुल सर, इस पर हम आपसे बातचीत जारी रखेंगे। हमारे कॉलर आपसे कुछ पूछना चाहते हैं, चलिए उनकी हम बात सुन लेते हैं। हेलो जी सर। वालेकुम सलाम। तो नाम बताइए, सवाल करिए सर। सवाल करिए। सवाल ये है कि मेरे बेटे ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की, उसके बाद हम उसको एमटेक कराएंगे जॉब में या और आगे जो उसका क्या। जी सूरी साहब, आप मुझे बताएं प्लीज। जी, इनके बेटे ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर ली है, तो ये पूछना चाह रहे हैं कि क्या वो अपनी पढ़ाई को आगे जारी रखें या फिर वो जॉब के लिए आगे जाएं। देखिए, ये बहुत ही एक पर्सनल चॉइस का सवाल होता है कि बच्चे का इंटरेस्ट इमीडिएटली जॉब में जाने का है या वो अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करना चाहता है, लेकिन रीजन होना चाहिए उसके पास। मेरा सिर्फ ये कहना है कि कोई भी काम आप करें, सारे बच्चों से कहना है जो हमारा एक प्रोग्राम देख रहे हैं, और बल्कि जो देख रहे हैं वो दूसरों तक भी इस बात को पहुंचा दें कि किसी भी काम को बिला मकसद ना करें। बिल्कुल। आपके पास कोई भी काम कर रहे हैं तो उसका मकसद होना चाहिए, कोई भी कोर्स कर रहे हैं तो उसका मकसद होना चाहिए। अगर आप मास्टर्स कर रहे हैं तो आपके पास मकसद होना चाहिए, आप मास्टर्स क्यों कर रहे हैं। अगर आप जॉब में जाना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए मैं जॉब में क्यों जाना चाहता हूं। अगर आप एमटेक करना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए मैं एमटेक क्यों कर रहा हूं। अगर आप एमबीए करना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए मैं एमबीए क्यों कर रहा हूं। ये क्लैरिटी आपको जब ही आती है जब आपके पास गोल क्लियर होता है, जब आपको ये पता होता है मुझे किस करियर चॉइस में जाना है। तो मेरा ये कहना है कि अगर आप किसी रिसर्च में जाना चाहते हैं, टीचिंग में जाना चाहते हैं, आप पीएचडी करना चाहते हैं तो आप एमटेक करें। और मेरा और दूसरा सजेशन ये जरूर है, जो हमारे बच्चे बीटेक करे हुए हैं, मास्टर्स करना चाहते हैं या मास्टर्स के बाद पीएचडी करना चाहते हैं, उनको ट्राई करना चाहिए हिंदुस्तान से बाहर। हिंदुस्तान से बाहर अगर आप मास्टर विद रिसर्च करते हैं प्रोग्राम में, बहुत सारे ऐसे डेस्टिनेशन है। मलेशिया एक बहुत अच्छा डेस्टिनेशन है उसके लिए, जहां पर एक बहुत ही हाई क्वालिटी, इसके अलावा ताइवान एक बहुत अच्छा डेस्टिनेशन है, हांगकांग बहुत अच्छा डेस्टिनेशन है, जो जहां पर अगर आप देखेंगे तो फीस, अगर आप देखें तो ओवरऑल फीस बहुत ही कहते हैं ना बड़ी ठीक ठाक फीस है, जिसमें आप कह सकते हैं बहुत ही अहम आपने ये बात बताई है कि अब्रॉड किस तरह से आगे जाया जा सकता है। एक कॉलर आपसे कुछ जानना चाहते हैं, चलिए उनकी बात हम सुन लेते हैं। हेलो जी। हेलो। हाँ, बोल रहा हूँ कि इस साल जो बीएससी नर्सिंग कंप्लीट किए हैं। जी हेलो। जी 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 जी। तो उनके इस साल कब पोस्टिंग कब करेंगे। ठीक है, देखिए बीएससी नर्सिंग का जहां तक बात है तो बीएससी नर्सिंग के बाद मुझे लगता है कि आपकी पोस्टिंग जहां भी आजकल तो नर्सिंग के का बहुत ज़्यादा स्कोप है, काफ़ी उनके लिए बड़ी वैकेंसीज हैं। लेकिन अगर कोई, जैसे अभी हम अपनी यूनिवर्सिटी के बारे में बता सकता हूँ कि हमारी यूनिवर्सिटी में एक प्रोग्राम है जो खासतौर से नर्सिंग के लिए, बीएससी नर्सिंग के लिए, जो जापान का प्रोग्राम है, एक गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एक प्रोग्राम है जिसमें जापानीज लैंग्वेज सिखाते हैं और उसके बाद जापान में ही उनका एक प्लेसमेंट हो जाता है और तकरीबन 85,000 से 1 लाख रुपए सैलरी रहती है वहां पर। जी इस तरह के प्रोग्राम है बहुत सारे जो काफी अहम मालूमात हमारे तमाम नाजरीन तक पहुंच रही है। नाजरीन, चलते चलते प्रोग्राम हेलो करियर में अब एक नजर डालते हैं जॉब अलर्ट्स पर।
अब आखिर में प्रोफेसर डॉक्टर रेहान खान सूरी साहब, आपका हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। आपने अपना इतना कीमती वक्त हमारे तमाम नाजरीन को दिया, उनको इतनी अहम जानकारी उनके करियर के ताल्लुक से दी। प्रोग्राम हेलो करियर में आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। आदाब।